जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में बेहतरीन सेशन के अंदर। आज हमारी हरियाणा जीके की क्लास नंबर 7 है। हरियाणा जीके की आपको डेली क्लास सुबह 7 बजे देखने को मिलती है। बाकी क्लासेस का टाइम आपको हरियाणा जीके साथ में हरियाणा करंट अफेयर्स मंथली में आपको कराऊंगा। डेली आपको सुबह 7 बजे मिलेगी। जीके जीएस की सुबह 11 बजे, साइंस की दोपहर को 2 बजे और मैथ्स की 9 बजे आपको डेली लाइव क्लास देखने को मिलती है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ 230 रुपीज में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर लेना। अगर हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, पहले वाली क्लासेज आपने नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। 11वीं सदी की अलबरूनी की इतिहास की किताब उल हिंद में हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख मिलता है। वो कौन सी झील है? राइट ऑप्शन रहेगा ब्रह्म सरोवर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अलबरूनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था किताब उल हिंद, और उसी के अंदर ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। ब्रह्म सरोवर कौन से भगवान को समर्पित है? यह भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। भगवान ब्रह्मा को समर्पित ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और जो ब्रह्म सरोवर का सबसे पहले जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा करवाया गया था। आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा ब्रह्म सरोवर का निर्माण करवाया गया था। और ब्रह्म सरोवर का जो पुनर्निर्माण है 1850 ईस्वी में थानेसर के एक जिला अध्यक्ष थे। थानेसर के जिला अध्यक्ष जिनका नाम था लरकीन। थानेसर के जिला अध्यक्ष लरकीन के द्वारा ब्रह्म सरोवर का पुनर्निर्माण 1850 के अंदर करवाया गया था। अबुल फजल के द्वारा ब्रह्म सरोवर को किस रूप की संज्ञा दी गई है? लघु रूप सागर की संज्ञा किसको दी गई है? अबुल फजल। आईने अकबरी जो अबुल फजल की है उसके अंदर ब्रह्म सरोवर को लघु रूप कहा गया है। एक बड़खल झील है। बड़खल झील का निर्माण 1947 में 1947 में अरावली की दो छोटी पहाड़ियों को काटकर सिंचाई के उद्देश्य से करवाया गया था। और बड़खल झील कहां पर है? बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद के अंदर है। बड़खल झील को 1969 में यानी कि 1969 के अंदर पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था बड़खल झील को? 1969 में। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। दमदमा झील। दमदमा झील कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। गुरुग्राम की एक तहसील है। गुरुग्राम की एक तहसील यानी कि सोहना। सोहना के अंदर भी एक गांव है दमदमा गांव, वहां पर दमदमा झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। कर्ण झील कहां पर है? करनाल के अंदर है, जिसको 1972 यानी कि 1972 के अंदर पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के द्वारा हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा 1014 ईस्वी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। महमूद गजनवी कहां का शासक था? एक अफगानिस्तान का शासक था, जिसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। गजनवी के द्वारा हरियाणा में भी 2 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1009 ईस्वी में किया गया था। अंबाला का जो नारायणगढ़ है वहां पर नारायणगढ़ नामक स्थान से तोमरों के द्वारा गजनी को खदेड़ कर वापस भेजा गया था। कहां से? अंबाला के नारायणगढ़ से। किसके द्वारा भेजा गया था वापस? तोमरों के द्वारा। गजनवी द्वारा हरियाणा पर दूसरा आक्रमण थानेसर कुरुक्षेत्र पर 1014 ईस्वी में, जहां पर इसने लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर एक मूर्ति रखी थी, जिस मूर्ति का नाम था चक्कर स्वामी मूर्ति। चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ा गया था। स्थानेश्वर महादेव जो मंदिर है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया था, इसलिए मूर्ति भंजक कहा जाता है महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी का भारत के अंदर अंतिम आक्रमण जो था वो था 1027 ईस्वी में, और किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ था। महमूद गजनवी की 1030 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया क्या कहलाता है? सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन अभी एचटेट के अंदर भी पूछा गया था, जो अभी 2026 के अंदर 4-5 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है। हांसी में स्थित असीगढ़ का किला, तलवार का किला, यानी कि हांसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। असी का अर्थ ही क्या होता है? असी का अर्थ ही होता है तलवार। राजा द्रुपद के द्वारा इस किले के अंदर तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो तलवार बनाने की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी?
राजा द्रुपद के द्वारा, राजा द्रुपद के द्वारा, ठीक है। और इसे असीगढ़ या तलवारों का किला भी कहा जाता है। इस किला का निर्माण सबसे पहले अनंगपाल तोमर के द्वारा, सबसे पहले किसके द्वारा? अनंगपाल तोमर। सबसे पहले इस किले का निर्माण अनंगपाल तोमर के द्वारा अपने गुरु हंसकर, उनके गुरु थे जिनका नाम था हंसकर, उनके नाम पर जो है करवाया गया था। और 1037 ईस्वी में, 1037 ईस्वी में इस किले पर आक्रमण करने वाला एक गजनी शासक था जिसका नाम था मसूद। गजनी शासक मसूद के द्वारा 1037 ईस्वी में हांसी असीगढ़ किले पर आक्रमण किया गया था। फिर इस किले का निर्माण 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। 12वीं सदी में अगर आपसे पूछा जाए असीगढ़ के किले का पुनर्निर्माण 12वीं सदी में किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। फिर 18वीं सदी में किसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। 18वीं सदी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा और 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को त्रावड़ी नामक स्थान पर हराया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में करनाल के त्रावड़ी पर एक युद्ध लड़ा गया था। करनाल के अंदर है त्रावड़ी, त्रावड़ी कहां पर है? करनाल के अंदर है। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में त्राइन का, जिसको पहले त्रावड़ी कहा जाता है, त्रावड़ी भी कहा जाता है। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध फिर 1192 में लड़ा गया, त्राइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव अगर आपसे पूछा जाए कौन से युद्ध के बाद में पड़ी है? 1192 यानी कि जो त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ है। त्रावड़ी के दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान का जो साथ है वो हांसी के एक शासक ने दिया था जिसका नाम था गोविंद राय। हांसी के शासक गोविंद राय के द्वारा किसका साथ दिया गया था? हांसी के शासक गोविंद राय के द्वारा त्रावड़ी के दोनों युद्धों के अंदर पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? हेमचंद्र यानी कि जिसको हेमू के नाम से भी जाना जाता है, 1501 ईस्वी में अलवर जिले के मात्री गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। अलवर जिले के मात्री गांव के अंदर 1501 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। बाद में इनका परिवार रेवाड़ी जिले के एक गांव है जिसका नाम है कुतुबपुरा गांव। रेवाड़ी जिले के कुतुबपुरा गांव के अंदर, कुतुबपुरा गांव कहां पर है? ये रेवाड़ी जिले के अंदर है। बाद में यहां पर आकर ये बस गए थे हेमचंद्र, रेवाड़ी जिले के अंदर कुतुबपुरा गांव के अंदर। हेमचंद्र ने सबसे पहले जो सूर शासक थे उनके यहाँ पर नौकरी शुरू की थी। हेमचंद्र नमक का व्यापारी था, ठीक है, नमक का व्यापार करता था ये, यानी कि नमक का व्यापारी था। सूर शासक आदिल शाह, एक सूर शासक थे जिनका नाम था आदिल शाह, उनके द्वारा हेमचंद्र को प्रधानमंत्री या वजीर के पद पर नियुक्त किया गया था। और 7 अक्टूबर 1556 को, 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की लड़ाई में, 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की लड़ाई में अकबर की मुगल सेना को हराने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की किसने? हेमचंद्र ने। हेमचंद्र हेमू के नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। फिर 29 दिन तक शासन करने के बाद में 5 नवंबर 1556 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में अकबर के हाथों इसकी हार हुई और बैरम खां द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, बैरम खां के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई? हेमचंद्र की हत्या कर दी गई। ठीक है, अकबर के हाथों ये हार गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को युद्ध मैदान से गिरफ्तार करने वाला सैन्य अधिकारी कौन था? शाह कुली खान था, शाह कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मेवात की खानजादा जाति का संस्थापक माना जाता है? मेवात की खानजादा जाति का संस्थापक किसको माना जाता है? बहादुर नाहर खान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1372 के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने राजा नाहर खान को मेवात का
आधिपत्य प्रदान किया, यानी कि अधिकार प्रदान कर दिया मेवात का। और राजा नाहर खान ने मेवात के अंदर एक यानी कि वंशों से जो चली आ रही थी उस राज व्यवस्था की स्थापना की। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हसन खां मेवाती अगर आपसे पूछा जाए कौन सी जनजाति के अंतिम शासक थे? खानजादा, खानजादा जनजाति, यहाँ पे लिखा भी है खानजादा जनजाति के संस्थापक थे। मेवात की खानजादा जाति के संस्थापक थे हसन खां मेवाती जी। बहादुर नाहर खान को हसन खां मेवाती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिनकी हत्या बाबर के द्वारा खानवा के युद्ध में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में वावी आंदोलन का नेता नहीं था? वावी आंदोलन का नेता इनमें से कौन सा नहीं था? मौलवी मोहम्मद कासिम, मोहम्मद जफर, मोहम्मद शफी, विलायत अली खान। विलायत अली खान। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, विलायत अली खान। नेक्स्ट है, हांसी का बड़सी दरवाजा किसने बनवाया था? हांसी का बड़सी गेट, हांसी जिले के अंदर स्थित है बड़सी गेट। ये गेट शहर के 5 मुख्य प्रवेश द्वार जो हैं उनमें से एक माना जाता है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली गेट, हिसार गेट, गोसाई गेट, उमरा गेट और एक है ये बड़सी गेट। ये जो गेट है बड़सी गेट वो हांसी किले की जो बाहरी रक्षा है उसकी दीवार बना हुआ है। इस गेट का निर्माण 1304-5 ईस्वी के अंदर 1304-5 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ था और इसकी दीवार के ऊपर एक फारसी शिलालेख है। कौन सा भाषा का शिलालेख है? फारसी शिलालेख है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ सन 1328 के एक संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है जो हरियाणा को किसकी भूमि बताया गया है? हरियाणा को धरती पर स्वर्ग की भूमि बताया गया है। तुगलक वंश के संस्थापक थे जिसका नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद में गद्दी पर बैठने वाला दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को और पागल सुल्तान भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता था या क्या कहा जाता था? पागल सुल्तान कहा जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था भारत के अंदर। इब्न बतूता, रेला नामक पुस्तक का वर्णन किया है जिसने रेला पुस्तक लिखी है, इब्न बतूता। इब्न बतूता कब आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 14वीं शताब्दी के अंदर। और इनकी पुस्तक मैंने आपको बताया रेहला, जिसके अंदर इन्होंने हरियाणा के सिरसा और पानीपत क्षेत्रों का वर्णन किया है। सिरसा अपने लाल रंग के चावलों के उत्पादन के लिए, पानीपत कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये जानकारी हमें इब्न बतूता के रेहला पुस्तक से ही मिलती है। और दिल्ली से प्राप्त 1328 ईस्वी का जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो अभिलेख है जिसके अंदर हरियाणा को धरती पर स्वर्ग बताया गया है। अकबर के समय हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल स्थापित थी जहां पर जलाली सिक्के बनाए जाते थे? टकसाल कहां पर स्थापित थी हरियाणा में अकबर के समय में? नारनौल के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और नारनौल जो है वो कौन से जिले के अंदर आता है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर नारनौल पड़ता है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो राजस्थान के 3 दिशाओं से और घिरा हुआ है, यानी कि राजस्थान से लगती है 3 दिशाएं इसकी, राजस्थान से लगती महेंद्रगढ़ की। नारनौल में अकबर के समय एक टकसाल स्थापित की गई थी जहां पर अकबर के नाम पर जलाली सिक्के बनाए जाते थे। और अकबर के समय उनका राजमंत्री था टोडरमल, ठीक है, टोडरमल। टोडरमल। हांसी के अंदर जॉर्ज थॉमस के द्वारा एक टकसाल की स्थापना की गई थी। जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को सिक्का ए साहिबा कहा जाता था, सिक्का ए साहिबा। 1672 ईस्वी में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा सतनामी विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 1672 ईस्वी में किसानों के बीच में और मुगलों के बीच में कहां पर हुआ था? नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। सतनामी संप्रदाय की स्थापना अगर आपसे पूछे जाए किसके द्वारा की गई थी? वीरभान नामक एक संत ने की थी सतनामी संप्रदाय की स्थापना। कहां पर की थी? नारनौल के अंदर की थी। और कब की थी? 1543 ईस्वी में। वीरभान के द्वारा सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 ईस्वी में नारनौल के अंदर की गई थी।
सतनामी कौन होते थे? जो सत्य के अंदर, ईश्वर के अंदर विश्वास रखते थे, खुद को सतनामी पुकारते थे, ठीक है। और इनका जो धार्मिक ग्रंथ था, सतनामियों का जो धार्मिक ग्रंथ था, उसको क्या कहा जाता था? उसको पोथी कहा जाता था। और जो सतनामी थे अपने पूरे शरीर के बालों को मूंड कर रखते थे और इसी कारण उन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी? पुरानी अदालत के पास में है, कछारी के निकट लाल मस्जिद, रेवाड़ी जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों में से आती है। राइट ऑप्शन रहेगा अकबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1570 के अंदर राजा अकबर के शासनकाल में ये बनाई गई थी रेवाड़ी की लाल मस्जिद, और बाबर के द्वारा 1527 ईस्वी में पानीपत के अंदर अपनी पत्नी के नाम पर काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण 1527 ईस्वी में किसके द्वारा? बाबर के द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर। काबुली बाग मस्जिद मुगल काल की हरियाणा में सबसे पुरानी इमारत, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत कौन सी है, वो है काबुली बाग। नेक्स्ट है, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? कैथल के परगने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। मोहन सिंह मंडार का संबंध हरियाणा के कैथल से था और वह कैथल रियासत का शासक था मोहन सिंह मंडार। 1530 ईस्वी में बाबर के खिलाफ कैथल विद्रोह का नेतृत्व भी किसने किया था? कैथल विद्रोह का नेतृत्व वो भी मोहन सिंह मंडार ने किया था। और किसके खिलाफ किया था वो बाबर के खिलाफ किया था। और बाबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले अली कुली के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, परंतु मोहन सिंह मंडार ने अली कुली को वापस चले जाने को मजबूर कर दिया था। फिर दोबारा से बाबर ने तरसेम बहादुर थे और नौरंग बेग थे, उनके नेतृत्व में फिर सेना भेजी, कैथल के विद्रोह को समाप्त किया था और मोहन सिंह मंडार को मौत के घाट उतारा गया था। तो बाबर के द्वारा ही मोहन सिंह मंडार को मौत के घाट उतारा गया था। तरसेम बहादुर और नौरंग बेग को सेना के रूप में कैथल के अंदर भेजा गया था और कैथल का युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट, नसीबपुर नारनौल को किस रूप में जाना जाता है? नसीबपुर नारनौल को 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 1857 की क्रांति। नसीबपुर कहां पर है? नारनौल के अंदर है, गांव है। नारनौल की लड़ाई जिसको नसीबपुर की लड़ाई भी कहा जाता है, 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश राज और अहिरवाल राजाओं के बीच में लड़ी गई थी। ब्रिटिश राज और अहिरवाल राजाओं के बीच में लड़ी गई थी। 1857 में यादव थे, प्राणसुख यादव, अहिरवाल के राव तुलाराम थे, राव गोपाल थे, चरखी दादरी के अजनू बाहू राव धन सिंह थे और नारनौल के नसीबपुर किले में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई। 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर ने नारनौल की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने लगभग 7000 जो अंग्रेजी सैनिक थे और उनके जो कमांडर थे कर्नल गेरार्ड और कैप्टन विलास, उनको खो दिया था इस लड़ाई के अंदर। दहसाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की? राइट ऑप्शन रहेगा राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजा टोडरमल ने जो राजस्व एकत्रित है, यानी कि जो कर एकत्रित करते हैं, उसकी एक नई व्यवस्था शुरू की थी। कौन था राजा टोडरमल? अकबर का वित्त मंत्री था। जब्ती व्यवस्था, या जिसको दहसाला व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। दहसाला का मतलब क्या होता है? दह से बना यानी कि 10। इसके अंदर क्या होता था? 10 साल में जितनी भी फसल की पैदावार होती थी, जितना भी फसल उत्पादन होती थी, उसकी लागत का पूरी सावधानी पूर्वक तरीके से पूरा सर्वेक्षण किया जाता था और ये व्यवस्था अकबर के द्वारा लागू की गई थी। और पिछले 10 साल में जितना भी उत्पादन, जित फसलें हुई हैं, उनका जो औसत मूल्य है, उनकी गणना करके औसत पैदावार 1/3 भाग जो है राज्य को दे दिया जाता था। कितना? 1/3 भाग राज्य को दे दिया जाता था। वास्तव में जो इतिहासकार हैं उनका मानना है, उनका विश्वास है कि ये जो मूल्यांकन की जो विधि थी, सबसे महत्वपूर्ण विधि थी। इस व्यवस्था की जो शुरुआत है शेरशाह सूरी के दौर में हुई थी।
शेरशाह सूरी के दौर में। अकबर के शासनकाल में व्यवस्था को लागू करने से पहले इसमें अनेक सुधार किए गए थे देसाला प्रणाली के अंदर। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? उन्होंने ली थी संत हरिदास से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संत सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? सीही गांव के अंदर हुआ था। और सीही गांव कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद के सीही गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था संत सूरदास का। ठीक है, संत सूरदास का। संगीत की शिक्षा संत हरिदास से ली थी और दर्शन शास्त्र की शिक्षा संत वल्लभाचार्य। दर्शन शास्त्र, भाई अलग अलग क्वेश्चन है। दर्शन शास्त्र की शिक्षा श्री वल्लभाचार्य से ली थी, संगीत की शिक्षा संत हरिदास से ली थी। सूरदास की रचनाएं भी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, सूर सागर, सूर सारावली। सूरदास किसके समकालीन थे? मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सूरदास किसके समकालीन थे? मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, किसने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था? मुगल शासक शाहजहां का दीवान था, वो था राय मुकुंद दास। राय मुकुंद दास का छत्ता कहा जाता है, बिरबल का छत्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। मुकुंद दास के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सी मस्जिद बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी? वो थी काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद, यहाँ पे लिखना चाहिए था वैसे काबुली शाह मस्जिद। काबुली शाह मस्जिद, काबुली बाग या काबुली शाह लिखना था, यहाँ पे शाह लिख दिया, बाग लिख दो यहाँ पे, काबुली बाग। काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर है और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई, जिसमें जो इब्राहिम लोधी अपनी जीत हासिल की थी, बाबर ने इब्राहिम लोदी के ऊपर, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा गया था। लाट की मस्जिद हिसार के अंदर है, जो शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लाल पत्थर का यूज इसके अंदर किया गया था। ठीक है, खंभों पर टिकी हुई है ये मस्जिद। और लाल मस्जिद एक है आपकी, लाल मस्जिद ये रेवाड़ी के अंदर है, जिसका निर्माण 1570 के अंदर। लाल मस्जिद कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। 1570 में राजा अकबर के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। और रोहतक के अंदर है एक लाल मस्जिद, जिसका निर्माण 1939 में हाजी आसिक अली के द्वारा करवाया गया था, एक व्यापारी थे। रंग महल किस मुगल शासक के काल में बुढ़िया में बनवाया गया था? भाई बुढ़िया कहाँ पर है? यमुना नगर के अंदर है। रंग महल के नाम से जाना जाता है उस महल को, तो शाहजहां के काल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो महल है इसको बिरबल का रंग महल भी कहा जाता है। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि बिरबल का जन्म जो है बुढ़िया गांव यानी कि यमुना नगर के अंदर ही उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हमारा हरियाणा का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास दोनों के दोनों खत्म होते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा का आधुनिक इतिहास। ठीक है, 1919 में हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? वो किया गया था महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के जीवन की भारत के अंदर सबसे पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से हुई थी। पलवल के अंदर 1938 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। गांधी आश्रम की स्थापना कहां पर की गई थी? पलवल के अंदर। कब की गई थी? 1938 के अंदर की गई थी। महात्मा गांधी जी के जीवन की पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 पलवल से हुई थी। और ये जो गांधी आश्रम की स्थापना 1938 में की गई थी, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी की दूसरी गिरफ्तारी कहां से हुई थी? कब हुई थी? 30 जुलाई 1919 30 जुलाई 1919 को हुई थी। कहां से हुई थी? हिसार से हुई थी। हिसार से। ठीक है, और आपने एक नाम सुना होगा लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। लाला मुरलीधर को किस नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। लाला मुरलीधर मुंबई के अंदर जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर जो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उसमें से एक थे लाला मुरलीधर। और इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो अंबाला रहा है, अंबाला।
कार्य क्षेत्र कौन सा रहा? अम्बाला। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, उसके अंदर इसकी जो है मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की लाठी लगने की वजह से। लाला लाजपत राय का संबंध किससे था? हिसार से संबंध था, हिसार जिले से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आधुनिक इतिहास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले थे ब्रिज बसीलाल। ब्रिज बसीलाल का जन्म अगर आपसे पूछा जाए 2 मई 1921 को झांसी के अंदर हुआ था। झांसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक पुरातत्वविद थे जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे पुरातात्विक स्थलों का अन्वेषण किया और उत्खनन भी किया था। और इन्होंने 1955 के अंदर हस्तिनापुर यूपी, हस्तिनापुर के अंदर उत्खनन किया था और अन्वेषण किया था हस्तिनापुर के अंदर। और 1950-52 के बीच में महाभारत युद्ध से संबंधित जो स्थल थे उनके ऊपर प्रकाश डाला था इन्होंने। और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको, 2000 के अंदर ब्रिज बसीलाल को। नजीबुद्दौला ने किस नदी के निकट युद्ध में सूरजमल को मार दिया था भाई? कौन सी नदी के निकट मार दिया था? हिंडन नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हिंडन नदी उत्तर भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? हिंडन नदी का जो उद्गम है वो सहारनपुर जिले के अंदर से होता है। सहारनपुर जिले से होता है। शाक भरी देवी की पहाड़ियां वहां से होता है। इस नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो गई थी 25 दिसंबर। नजीबुद्दौला की मृत्यु हो गई थी 25 दिसंबर 1963 को। और नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद इनका बेटा जाम्बित खां उत्तराधिकारी बना था। इनके बेटे का नाम था जाम्बित खां, वो इनका उत्तराधिकारी बना था। तो नजीबुद्दौला ने हिंडन नदी के निकट युद्ध में सूरजमल को मार दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। 1833 में ब्रिटिश सरकार ने एक प्रांत बनाया जिसका मुख्यालय आगरा था। वह कौन सा प्रांत था? वो था उत्तर पश्चिम प्रांत। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसका मुख्यालय आगरा के अंदर था। और हरियाणा जो है फरवरी 1858 तक, बहुत क्वेश्चन बार ये पूछा गया है, हरियाणा फरवरी 1858 तक इसी प्रांत का हिस्सा था, ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा, यानी कि 1858 तक अंग्रेजों का पूरा अधिकार था। हरियाणा को पंजाब के अधीन किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा हरियाणा को पंजाब के अधीन कब किया गया था? फरवरी 1858 के अंदर। पूर्णतः अंग्रेजों ने कंप्लीट अधिकार हरियाणा के ऊपर कर लिया था। नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध कब लड़ा गया था? नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध लड़ा गया था करनाल के अंदर। करनाल के अंदर लड़ा गया था 24 फरवरी 1739। कौन सी डेट को? 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया था। ये जो युद्ध था ये नादिर शाह का जो मुगल साम्राज्य था उसके ऊपर आक्रमण का एक बिंदु बन गया था। और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाव के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और इस युद्ध के बाद, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में, नादिर शाह कोहिनूर हीरा और जो म्यूर सिंहासन थे वो लूटकर भारत से ले गया था। तो कोहिनूर हीरा और म्यूर सिंहासन भारत से लूटकर कौन ले गया था? नादिर शाह लेकर गया था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी और अकबर की उसके अंदर विजयी हुई थी। मोहम्मद आजम ने 1857 के विद्रोह में किसका नेतृत्व किया था? कहां का नेतृत्व किया था भाई? राइट ऑप्शन रहेगा हिसार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 1857 की क्रांति के अंदर हरियाणा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस क्रांति के अंदर जो हिसार है वो सबसे सक्रिय भूमिका हिसार जिले ने निभाई। ठीक है, और हिसार के बरवाड़ा के रहने वाले थे भट्टू के अंदर कार्यरत, बरवाड़ा के अंदर जो भट्टू नामक स्थान है वहां पर कार्यरत कर्मचारी थे मोहम्मद आजम के बहादुर शाह जफर से गहरे रिश्ते थे। मोहम्मद आजम के किससे रिश्ते थे? बहादुर शाह जफर से गहरे रिश्ते थे और उनकी ताजपोशी के अंदर शामिल हुए थे।
इन्होंने क्रांति की बागडोर जो भट्टू क्षेत्र था वहां से संभाली थी और वर्तमान में फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित है भट्टू। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हांसी के हुक्मचंद जैन, मुनीर बेग, फकीर चंद जैन, ठीक है, बेग जितने भी बेग हैं, मुनीर बेग, फकीर चंद जैन, हुकुमचंद जैन, मुर्तजा बेग, ये सब हांसी से नेतृत्व किया था इन्होंने। पानीपत से इमाम अली कलंदर थे। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत से कौन थे? इमाम अली कलंदर। गुरुग्राम से कौन थे? फर्रुख नगर से अहमद अली थे। पटौदी से अकबर अली थे। रोहतक से मुसलमान, रांगड़, जाट, राजपूत, इनके द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। रोहतक से बहुत बार पूछा जाता है, रांगड़ों ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया? रोहतक से। मुसलमान, रांगड़, जाट, राजपूत सब रोहतक से। फर्रुख नगर से अहमद अली, पटौदी से अकबर अली, पानीपत से इमाम अली कलंदर, और हांसी के हुकमचंद जैन, मुनीर बेग, फकीर चंद जैन, ये सब हांसी से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, मराठा शासक ने महेंद्रगढ़ में किला बनवाया जिसे कानोड़ किला कहा जाता है। मराठा शासक, कौन से मराठा शासक थे? उनका नाम था तांत्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कानोड़ के किले को महेंद्रगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर है। इस किले का निर्माण कब करवाया गया था? 19वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। मराठा शासक तांत्या टोपे के द्वारा करवाया गया था और वर्गाकार में बनाया गया था, इनके वर्ग के आकार में इसको बनाया गया था। और 1857 की क्रांति के अंदर जो कानोड़ का किला है उसके ऊपर किसने अधिकार कर लिया था? पटियाला के शासकों ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया था, कानोड़ के किले के ऊपर। ठीक है, और 1861 ईस्वी में जो कानोड़ के किले का नाम पटियाला के शासक थे जिनका नाम था नरेंद्र सिंह। पटियाला के शासक नरेंद्र सिंह। पटियाला के शासक नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा गया था। बेहद मजबूत किला था। 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी थे हडसन, इस किले की सुरक्षा को देखकर, प्रणाली को देखकर पूरे मतलब आश्चर्यचकित रह गए थे। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राजा गजपत सिंह ने किस वर्ष जींद के किले का निर्माण करवाया था? भाई, जींद के किले का निर्माण राजा गजपत सिंह के द्वारा कब करवाया गया? 1775-76 ईस्वी में करवाया गया था। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन लगाओगे। जींद को गोहाना, पटियाला को हिसार और रोहतक को कुछ हिस्सा मिला था। राजा गजपत ने 1775 में 17 साल की आयु में दिल्ली का जो सल्तनत परगना है जींद और सफेदों को जीतकर जींद को अपनी राजधानी बनाया। तो जींद को अपनी राजधानी बनाने का काम किसने किया? राजा गजपत सिंह ने किया। और यहाँ पर एक किले का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। निम्नलिखित में से हरियाणा की किस रियासत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना का बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया? भाई, वो थे जींद रियासत। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, जींद रियासत। जींद रियासत के राजा ने खुलेआम बिल्कुल अंग्रेजों का साथ दिया और जब विद्रोह हुआ उसके दौरान जींद रियासत की सेनाएं अंग्रेजों की तरफ से लड़ी। जींद, पटियाला, नाभा रियासत के राजा एक ही खानदान से रहे हैं, एक ही खानदान से वो बिलोंग करते थे। राजा गजपत सिंह 1768 ईस्वी में जींद रियासत को राजा गजपत सिंह के द्वारा संभाला गया और पहले राजा बने जींद के। क्रांति के समय जींद जो है हरियाणा की सबसे ताकतवर रियासत थी और इस समय जींद के जो शासक थे 1857 की क्रांति के समय वो कौन थे? स्वरूप सिंह थे। अगर आपसे पूछा जाए जींद रियासत से के शासक 1857 की क्रांति के समय कौन थे? स्वरूप सिंह थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, जींद रियासत ने साथ दिया था। और एक वीडी जो सावरकर थे उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई? श्री वीडी सावरकर। श्री वीडी सावरकर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसके अंदर उन्होंने लिखा यदि जींद रियासत निष्पक्ष साथ देती या निष्पक्ष रहती तो जन क्रांति की सफलता की पूरी आशा थी। जन क्रांति फैलने की पूरी आशा थी। हरियाणा के निम्न महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह किसमें मेरठ का नायब कोतवाल था?
मेरठ का नायब कोतवाल था राव कृष्ण सिंह गोपाल। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राव कृष्ण सिंह गोपाल 19वीं सदी के क्रांतिकारी नेता थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान अपने चचेरे भाई राव तुलाराम के साथ खुद को संबंध किया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चन अब की बार आपका ग्रुप सी जो हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। राजा कर्ण सिंह, राजा सूरजभान, राजा सत्यपाल या राजा नाहर सिंह। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को भाई शेयर कर दिया करो, क्लास को लाइक कर दिया करो, बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है। बाकी हमारी क्लासेज का टाइम आपको ये है, सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन करते रहो और अपनी तैयारी को स्पीड अप बूस्ट करते रहो। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा ग्रुप डी कंप्लीट पीडीएफ 230 रुपीज में ऑल पीवाईक्यू सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। मैथ्स डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है, साइंस की दोपहर को 2 बजे, जीके जीएस की सुबह 11 बजे और हरियाणा जीके की सुबह 7 बजे। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।